वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए EVS के चैप्टर नंबर 12 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस वीडियो में भी मैं आपको पूरा ही चैप्टर और साथ में एग्ज़ाम से मुतालिक सभी क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी। और बाकी के जितने भी चैप्टर हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से जाकर देख लेना। तो सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 96 को खोलेंगे। चैप्टर का नाम है बदलते ज़माने, यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर अलग अलग तरह के ज़मानों के बारे में पढ़ोगे कि पहले किस तरीके के घर बने होते थे, फिर किस तरीके के बनने लगे। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे बिल्कुल इसी सा है, कहानी की तरह है, आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम चेतन दास है। बहुत साल कबल यानी कि पहले मैं तुम्हारी तरह के बच्चों को तालीम दिया करता था। कौन कह रहे हैं? चेतन दास अपने बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत साल पहले तुम्हारी जितनी उम्र है उतने बच्चों को पहले तालीम दिया करता था। आजकल मैं अपना वक्त लिखने के अंदर गुजारता हूँ। उन दिनों के बारे में जब मैं कमसिन था यानी कि छोटी उम्र का था, तो मैं उनमें से कुछ को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। समझ में आया कि जब चेतन दास की उम्र छोटी थी, कमसिन थे, नासमझ थे, तो उन दिनों की यादों के बारे में कुछ बातें वो आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है कि एक बड़ी तब्दीली। मुझे याद है वो ज़माना। चेतन दास क्या कह रहे हैं कि उन्हें वो ज़माना याद है जब वो 9 साल के थे। 60 साल से ऊपर साल हुए होंगे जब मैं डेरे गाजी खां में रहता था। कहाँ रहते थे वो? इस बात को भी 60 साल हो चुके हैं जब वो 9 साल के थे और वो डेरे गाजी खां में रहते थे। आजकल ये जो मकाम है डेरे गाजी खां पाकिस्तान में है, क्योंकि हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का बच्चों बंटवारा हो चुका है। इस वक्त हमारे आसपास सबके लिए बहुत सारे मसाइल थे, यानी कि जिस वक्त वो चेतन दास 9 साल के थे तो इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी और उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं समझ नहीं पाता था कि क्या हो रहा है। एक दिन बाबा ने हमें बताया कि हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों देश का बंटवारा हो गया था और दूसरी जगह हमें मुंतकिल यानी कि शिफ्ट होना पड़ेगा। चेतन दास को उनके पिताजी ने बताया था। मैं अपना घर और अपना गांव छोड़ने से बहुत ज़्यादा उदास यानी कि अफसरदा हो गया था। यही वो जगह थी जहां मेरे सारे दोस्त थे, यानी कि इस जगह पर चेतन दास के सारे ही दोस्त थे, मगर जो उनके वालिद साहब थे वो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे, यानी कि पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान जा रहे थे। हम सब, बाबा, अम्मा, मेरे छोटे भाई बहन और मैंने एक ट्रेल का सफ़र किया और यहाँ आ गए, यानी कि दिल्ली के करीब हिंदुस्तान आ गए। हमारी तरह बहुत सारे लोग हमारे इलाके में के यहाँ मुंतकिल हो गए। लोग कह रहे थे कि हमारा मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम यानी कि बढ़ गया है, एक हिंदुस्तान बन गया है और एक पाकिस्तान। हिंदुस्तान से बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, ऐसे ही जैसे हम हिंदुस्तान मुंतकिल यानी कि शिफ्ट हुए थे, यानी कि सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दोनों साइड जा सकते थे। कुछ अरसे के लिए हम सब एक कैंप के अंदर रहे। हम बड़े बड़े खैमों यानी कि तंबुओं में रहे, जो एक बहुत वसी यानी कि बहुत बड़े मैदान के अंदर लगाए गए थे, क्योंकि इस वक्त चेतन दास का कोई घर नहीं था, क्योंकि वो बंटवारा कर कर गए थे। एक नया घर। एक दिन बाबा ने हमें बताया कि हमें सोहना गांव में कुछ ज़मीन दी गई है सरकार की तरफ से रहने के लिए। उन्होंने कहा कि हम अपना घर वहाँ बना सकते हैं। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने घर बनाने के लिए बहुत सख्त मेहनत की। हम बच्चों ने भी उनकी मदद की। बाबा मिट्टी खोदते और हम जल्दी से परात भरकर अम्मा को पकड़ा देते थे। गुड़िया और अम्मा इसमें भूसा मिलाती थी। बाबा ने दीवार खड़ी की। हम साथ वाले घरों से गोबर उठाकर लाते। अम्मा इनको मिट्टी में मिलाकर रखती। उन्होंने सहन यानी कि आंगन को इस मसाले से लीप दिया था, वैसे ही जैसे हमारे पुराने घर के अंदर वो किया करती थी।
अम्मा कहती थी कि इस तरह कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को दूर रखेगा। फिर बारी आई छत के बनाने की। बाबा ने लकड़ी के तख्तों से एक ढांचा बनाया छत को बनाने के लिए, चेतन दास बताते हैं। मगर उस वक्त वो कितने थे? 9 साल की उनकी उम्र थी, क्योंकि वो नए नए हिंदुस्तान में पाकिस्तान से मुंतकिल हुए थे और देश का बंटवारा हो गया था। और फिर उन्होंने वो तख्ता उसको चारों दीवारों के ऊपर मजबूती से लगा दिया। हमने नीम और कीकर की शाखें ढांचे के ऊपर रखी ताकि दीमक लकड़ी को नुकसान न पहुंचा सके। अम्मा ने पुराने टाट के बोरे उसके ऊपर रखे और उसको मिट्टी से अच्छे से ढक दिया। हमारे घर के एतराफ यानी कि चारों तरफ ज़्यादातर घर इसी तरह से बनाए गए थे। कुछ थोड़े मुख्तलिफ भी थे, लेकिन मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। ये बिल्कुल हमारे पुराने घर की तरह था। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल है कि अपने नाना नानी या दादा दादी से बात करो या किसी बुजुर्ग से मालूम करो कि जब वो 8-9 साल के थे, है ना, तो वो कहाँ पर रहा करते थे जब वो छोटे थे। तो वो मिट्टी के बने घर में रहते थे। उनका घर किस सामान से बना हुआ था? तो उनका घर बांस, मिट्टी, घास फूस वगैरह से बना हुआ था। क्या उनके घर में रफा हाजित की जगह थी, यानी कि वॉशरूम्स वगैरह थे? तो नहीं, पहले वो खेतों के अंदर वॉशरूम के लिए जाते थे। घर के किस हिस्से में खाना पकाया जाता था? एक अलग से बावर्ची खाना होता था उनके ज़माने के अंदर। काफ़ी बड़ी मिकदार में मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था जब चेतन दास का घर बनाया गया था। तो ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि मिट्टी घर को गर्मी और सर्दी से बचाती है, इसलिए मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया था। अब है बच्चों पेज नंबर 99। एक बदलता घर। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता रहा। चेतन दास कहते हैं, मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और मुझे एक मुलाजमत यानी कि जॉब मिल गई। अम्मा पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैंने सोचा कि इससे पहले कि मेरी शादी हो जाए, हमें अपने घर की मरम्मत करनी चाहिए और नया कमरा बनाना चाहिए। इन दिनों लोग शहरों में सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे और उनका कहना था कि ये मकान को मजबूत बनाता है। तो हमने भी सोचा कि हम भी सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। हमने लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल किया और नए कमरे की छत को बनाने के लिए। इस ज़माने में बग़ैर पकाई हुई यानी कि कच्ची ईंटें भी बाज़ार में दस्तयाब थी। हमने दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई। ईंटों का इस्तेमाल मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद रहा। अब हमें दीवार को हर हफ्ते लीपने और पोतने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। साल भर में एक मरतबा हम दीवार पर सफ़ेदी करवा लेते थे। हमने सहन में एक छोटा सा बावर्ची खाना भी बनवाया। बावर्ची खाने में एक मिट्टी का चूल्हा और बर्तन रखने की अलग से जगह थी, यानी कि अब चेतन दास के घर के अंदर जो पहले बिल्कुल कच्चा था, अब पहले के मुकाबले में चेंजिंग आ गई थी। यहाँ पर अब सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। फिर मेरी शादी हुई और मेरी बीवी सुमन हमारे घर में आई। खाना पकाने के लिए बावर्ची खाने में सुमन फर्श पर बैठती थी और हम सब चटाई पर बैठकर बावर्ची खाने में साथ बैठकर मिलजुल कर खाना खाते थे। वो वक्त जो था बहुत खुशगवार वक्त था। चेतन दास कहते हैं, लोग इस ज़माने में रफ़ाए हाजित के लिए बाहर खेतों में जाया करते थे वॉशरूम वगैरह के लिए। कुछ घरों में इस मकसद के लिए अलग जगह भी होती थी। हमने भी कच्ची ईंटों से एक छोटा सा पखाना घर के पिछवाड़े में बनवा लिया था। अब हम बाहर नहीं जाते थे रफ़ाए हाजित के लिए, वॉशरूम के लिए। आगे है, चेतन दास बताता है कि बस्ती से लोग आकर पखाने की सफाई करते और गिलाज़त को उठाकर ले जाते थे। उनको घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं होती थी, यानी कि पहले देखो बच्चों सीवर लाइन नहीं होती थी, जो पॉटी वगैरह होती थी उसे बाहर से लोग आकर उठाकर ले जाते थे, उनका काम ही यही होता था। तो देखो
جو لوگ پخانہ استعمال کرتے تھے وہ خود اس کو صاف نہیں کرتے تھے، اس پر بات چیت کریے پہلے کے زمانے میں، مگر اب تو ہم اپنے واش روم کو اپنے آپ صاف کرتے ہیں۔ تو پہلے اعلیٰ ذات کے لوگ پخانہ صاف نہیں کرتے تھے، یہ کام نچلی ذات کے لوگ کیا کرتے تھے۔ کیا تمہارے گھر میں پخانہ ہے اور اس کو کون صاف کرتا ہے؟ ہاں، فلیش ہے جسے ہم خود صاف کرتے ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں بچوں نیکسٹ ٹاپک پر۔ اب دیکھو مزید تبدیلیاں، یعنی کہ اب گھر کے بننے کے طریقے میں اور زیادہ چینجنگ آ گئی۔ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی اسی گھر کے اندر پیدا ہوئے اور وقت گزرتا رہا۔ بچوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ 15 سال قبل یعنی کہ 15 سال پہلے ہماری بیٹی سمی کی شادی ہوئی اور وہ پلول کے اندر منتقل ہو گئی، شفٹ ہو گئی۔ جب راجیو کی شادی ہونے والی تھی، ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں نئی بہو کے لیے گھر کو تیار کرنا چاہیے۔ اب دیکھو ایک بار پھر نئی بہو کے لیے گھر تیار کیا گیا، نئی پیڑھی کے لیے، جیسا کہ چیتن داس نے جب ان کی شادی ہوئی تھی اپنے لیے گھر تیار کیا تھا شادی کے وقت، اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کے وقت ایک نیا گھر تیار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تک جب لوگ پکی اینٹوں کا استعمال کرنے لگے تھے، ہم نے بھی پکی اینٹیں اور دیواروں کے لیے، چھت کے لیے لوہے اور لکڑیوں کا استعمال کیا۔ چیتن داس بتاتے ہیں پتھر کے ریزے اور سیمنٹ کا استعمال مضبوط اور خوشنما فرش کے لیے کیا گیا۔ پخانوں میں ہم نے غلاظت یا فاصلہ باہر نکالنے کے لیے پائپوں کا یعنی کہ سیور لائن کا استعمال کیا۔ باورچی خانے کو اب پہلے سے بھی زیادہ بڑا یعنی کہ وسیع بنایا گیا۔ اب راجیو کی بیوی مٹی کے چولہے کا استعمال نہیں کرتی ہے، وہ کھڑے ہو کر گیس کے چولہے پر کھانا پکاتی ہے۔ اب ہے بچوں پیج نمبر 101۔ یہاں پر ایک ٹاپک ہے کہ نئی نئی چیزیں دیکھنا۔ میرا چھوٹا بیٹا دہلی یعنی کہ دلی میں منتقل یعنی کہ شفٹ ہو گیا جب اس کو وہاں پر ملازمت یعنی کہ جاب مل گئی۔ چیتن داس کیا بتاتے ہیں کہ جب ان کا چھوٹا بیٹا تھا اس کو جاب مل گئی اور وہ دہلی میں جا کر رہنے لگا۔ اب وہ وہیں رہتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ۔ سمن اور میں منٹو کے ساتھ سال کے کچھ مہینے کے لیے رہتے ہیں اور باقی وقت راجیو کے ساتھ سوہانہ میں رہتے ہیں۔ سوہانہ سے دہلی جانے کے راستے میں ہم گاڑیوں سے گزرتے ہیں۔ بہت ساری بڑی اور اونچی عالیشان عمارتیں تعمیر ہو گئی ہیں۔ اب دیکھو اس طریقے کی عمارتیں بن گئی ہیں۔ وہاں کچھ سال قبل یعنی کہ پہلے راجیو نے پخانہ غسل خانے کو تعمیر کروایا اور اس نے غسل خانے میں رنگین ٹائلوں کا استعمال کیا۔ سوچو اس نے اتنی بڑی رقم خرچ کی ایسی جگہ کے لیے جہاں ہمیں صرف غسل کرنا ہے یعنی کہ نہانا ہے۔ میں اب 70 سال کا ہوں۔ ان تمام برسوں میں میں نے بہت ساری تبدیلیاں یعنی کہ چینجنگز خود اپنے مکان میں دیکھی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے پوتے نواسے کہاں رہنا پسند کریں گے اور ان کے مکانات کیسے ہوں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خاں میں کس طرح کے مکانات ہوتے ہوں گے اور میرے دوستوں کے متعلق سوچو کہ وہ اب کہاں رہتے ہوں گے۔ یعنی کہ چیتن داس کو اب اپنے دوستوں کو اور اپنے جہاں پر پہلے ان کی رہائش تھی ان جگہوں کی یاد آ رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھو کچھ سوال ہیں۔ سوال ہے کہ تمہارے گھر کی تعمیر میں کون سا سامان استعمال کیا گیا ہے؟ تو لوہے، اینٹ، ریت، بدرپور، سیمنٹ، لکڑی، ٹائلز وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ معلوم کرو تمہارے دوست کا مکان کس سامان سے بنایا گیا ہے، کیا اس میں کچھ فرق ہے؟ تو میرے دوست کا مکان بھی لوہے کی چھڑ، اینٹ وغیرہ سے بنا ہے اور ان کا فرش ماربل سے بھی بنا ہوا ہے۔ اب ہیں ہم پیج نمبر 102 پر۔ ہمارے خیال میں چیتن داس کے پوتے نواسے کس قسم کے مکانات میں رہیں گے؟ تو چیتن داس کے پوتے نواسے سیمنٹ کے مکانوں میں رہیں گے یعنی کہ پکے مکانوں میں۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو کہاں رہنا چاہو گے اور کس قسم کے مکان میں رہنا پسند کرو گے؟ تو جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو شہر میں رہنا پسند کروں گی۔ پکے ماربل سے بنے مکان مجھے پسند ہیں۔ اب اسی طرح سے اگلا سوال ہوگا، تم نے ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہے جس سے تمہارے دادا
नाना का घर तामीर हुआ। क्या उसमें से कुछ सामान तुम्हारे घर में भी इस्तेमाल में लाया गया है? तो उन चीज़ों का नाम लिखो, जैसे कि हाँ, लकड़ी और ईंट वगैरह का इस्तेमाल मेरे और मेरे दादा के घर दोनों के अंदर हुआ है। अब देखो बच्चों, अगला सवाल है कि लोगों को उनके पेशे के मुताबिक नाम दिए जाते हैं। मसलन एक शख्स जो कि लकड़ी का काम करता है तो उसको बच्चों बढ़ई कहते हैं। जिस जगह तुम रहते हो वहाँ उस आदमी को क्या कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है? तो उसे देखो बढ़ई कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक पिक्चर है और यहाँ पर मकान को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। देखो यहाँ पर कोई मकान के लिए मसाला बना रहा है। ये मसाला ढो ढो कर सीढ़ी लगाकर छत पर चल रहे हैं। यहाँ पर प्लम्बर पानी का पाइप लगा रहा है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिशियन तार की फिटिंग कर रहा है। आगे है कि तसव्वुर यानी कि इमेजिन करो, तस्वीर में कौन कौन औजार इस्तेमाल करते हुए दिखाए गए हैं। तो मकान बनाना है ना, पहला काम है मकान बनाना। इसमें हथौड़ा, फावड़ा और तसले का इस्तेमाल हुआ है। और इनको क्या कहते हैं? मिस्त्री और बेलदार कहते हैं। बिजली के तार लगाने का काम है ना, बिजली के तार लगाए गए हैं तो बिजली के तार और बल्ब है ना औजार के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं, इसे बिजली वाला कहते हैं। पानी के पाइप का काम करने के लिए पाइप और पेचकस का इस्तेमाल किया गया है औजारों का, और इस काम करने वाले को प्लम्बर कहते हैं। आगे है बच्चों, क्या तुम जानते हो उन लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं, और उनसे गुफ्तगू करो और उनके कामों के बारे में आपको, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है ना और प्लम्बर वगैरह से और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन उनके काम के बारे में हासिल करनी है। अपने उस्ताद या अपने अफराद खाना के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर किसी इमारत का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, है ना। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं आपको उन लोगों से कुछ सवाल करने हैं, जैसे कि वहाँ पर क्या तामीर किया जा रहा है। तो आंसर है स्कूल की इमारत। कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं? तकरीबन 15 मजदूर काम कर रहे हैं। किस किस्म का काम वो लोग अंजाम दे रहे हैं? तो कुछ लोग बदरपुर सीमेंट को मिला रहे हैं, कुछ औरतें सीमेंट के घोल को मिला रही थी और कुछ मजदूर ईंटों की दीवार बना रहे थे। अगला सवाल है कि कितने मर्द और औरतें वहाँ हैं? तो 9 आदमी हैं और वहाँ पर 6 औरतें हैं। क्या कुछ बच्चे भी वहाँ काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? हाँ, मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे भी हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। रोज़ाना उजरत के तौर पर उनको कितनी रकम मिलती है, यानी कि कितनी कमाई होती है? तो बढ़ई को 500 रुपये मिलते हैं, मिस्त्री को 1200 रुपये और बेलदार को 800 रुपये मिलते हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं? तो जहाँ तामीर का काम हो रहा है वहीं ये टेंट लगाकर रहते हैं। अगला सवाल है कि इमारत की तामीर के लिए क्या क्या सामान इस्तेमाल किया जा रहा है? जवाब होगा कि सीमेंट, लोहे की छड़ें, बदरपुर और कंक्रीट और लकड़ी वगैरह का। आगे है, कोशिश करो अंदाज़ा लगाने की कि कितने ट्रक भरकर ईंटें यहाँ पर लाई गई हैं। तो तकरीबन 3 ट्रक ईंटें और 50-60 बोरे सीमेंट के यहाँ पर लाए गए हैं। सामान तामीराती मकाम पर किस तरह पहुँचता है, यानी कि जिस चीज़ से इमारत बनानी है वो चीज़ें उस जगह पर किस तरीके से पहुँचती हैं। तो सामान ट्रक, ठेले और गधों पर लाद कर पहुँचता है। कीमत मालूम करनी है। एक बोरे सीमेंट की कीमत है 800, एक ईंट है 40 रुपये की, और एक ट्रक भरकर रेत कितने रुपए का है? 6000 रुपये का है। आगे है, लास्ट पेज है। कुछ और सवाल भी पूछने हैं आपको, जैसे कि बदरपुर रेत के इस्तेमाल के लायक कैसे बनाते हैं? इनको मशीनों में डालकर मसाला तैयार किया जाता है। अब देखो, 60 साल के दौरान चेतन दास के मकान में मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग तरह के माल और सामान मुख्तलिफ औकात यानी कि वक्त में इस्तेमाल किया गया, उनकी फहरिस्त बतानी है। देखो, सबसे पहले उनका घर लकड़ी, बांस और भूसे का था। फिर उनका घर लकड़ी, नट बोल्ट और बांस का बना।
फिर उनका घर रेत, सीमेंट, लोहे की छड़ और लकड़ी का बना। फिर उनका घर सीमेंट, रेत, लोहे की छड़, संगमरमर और प्लास्टिक वगैरह का उनके घर को बनाने में इस्तेमाल किया गया। तो बच्चों यहाँ से ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है।